आज हम बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी के लेक्चर नंबर 9 पे। तो रासायनिक बलगतिकी में लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत हम करेंगे उसी तरीके से जैसे कि कल हमने की थी, यानी कि जहां पर हमने छोड़ा था हम वहीं से दोबारा पुनः उसी जगह पर आ जाएंगे। तो कल हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आर्हेनियस समीकरण। तो कल हमने एक चीज सीखी थी K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये सूत्र हमने कल देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या क्या चीजें थी यहाँ पर? K को हमने बोला था दर स्थिरांक, K को हमने बोला दर स्थिरांक, A को हमने बोल दिया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मेरा गड़बड़ तो देख लेना आप किताब में। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चर घातांकी गुणक, हाँ ये था। EA हमने क्या बोला था? EA हमने बोला था एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा या ऊष्मा, जो भी आप बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। R क्या था? ये नीतांक था, ये नीतांक है। इस नीतांक का मान हम लोग रखते हैं ऊर्जा के रूप में 8.314 जूल या फिर 2 कैलोरी के रूप में रखा जाता है। और T जो था वो था हमारा परम ताप। ये चीज यहां पर हमारे पास में थी, ठीक है। फॉर्मूले को रट लीजिए, बिछा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जो चाहे वो करिए, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, कल हमने एक और इंपॉर्टेंट बात की थी कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन पर K का मान जो होता है वो बढ़ता है। उस कंडीशन पे K का मान बढ़ता है। और K का मान बढ़ने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती है। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। यानी कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो ताप बढ़ाते हैं तो K का मान बढ़ता है। कल बताया था मैंने आपको यहाँ पर ये ताप बढ़ाएंगे तो EA अपॉन RT का मान कम होगा, लेकिन E की घात माइनस EA बाई RT का मान बढ़ेगा, तो इसका मतलब K जो होगा वो बढ़ेगा। और K बढ़ने का मतलब किसी का दर स्थिरांक बढ़ रहा है तो इसका अर्थ सीधा सीधा है कि अभिक्रिया की दर बढ़ रही है। अभिक्रिया की दर बढ़ रही है तो इसका मतलब अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है, यानी कि तीव्र गति से हो रही है। क्लियर है? यहां तक हमने सारी बातें आपको कल बताई थी। आज हम इसके आगे कुछ और इसके बारे में सीखते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये सारी चीजें आई कहां से, ये कहां से इसको सब जुगाड़ लेके ये फॉर्मूला बनाया गया, या किस तरीके से हमने इसको समझा कि ये सूत्र है। तो कुछ बेसिक चीजों पर मैं लेके आता हूं। देखो होते क्या है, अगर सही मायने में देखा जाए तो जो सूत्र होता है वो होता है वेग बराबर P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT। ये होता है वेग बराबर P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस EA बाई RT। यानी कि जहां पर A लिखा था ना, जहां A लिखा था A की जगह पर P इंटू Z है। अब P क्या है, Z क्या है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। P जो है वो है, P को हम लोग बोलते हैं त्रिविम कारक, ठीक है। और Z को हम लोग बोलते हैं सही लिखा, गलत लिखा, आवर्ती संघट्ट। गड़बड़ हो रहा है। अरे यार, इसको लिख लोगे तुम लोग? आवर्ती कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं। चलो ठीक है, लिख देना। मेरे हिसाब से मुझे हिंदी सब भूल भाल गए आप लोग। तो आवर्ती या संघट्ट आवर्ती, इसको बोलते हैं संघट्ट आवर्ती, ठीक है। संघट्ट आवर्ती इसको बोलते हैं। अब ये संघट्ट आवर्ती क्या लफड़ा है, ये है क्या? देखो इसको समझते हैं। देखो
एक चीज समझो कि कल मैंने आपको बताया था संघट्ट, मैंने बोला था, सुनना मेरी बात को, सुनते रहना बस, ए है या ए बी है और सी डी के साथ में, ए बी सी डी के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। तो मैंने कहा था कि अगर हमारा एसी उत्पाद बन रहा है तो इसका मतलब ए और सी के बीच में पूर्ण रूप से संघट्ट हो रहा है, यानी कि इसको बोला था हमने क्या है, और प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी कि पूर्ण रूप से संघट्ट होना चाहिए। ठीक, बी डी के साथ में संघट्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बी और डी का निर्माण करेगा, यानी ए सी और बी डी का उन्होंने निर्माण कर दिया। लेकिन अगर ऐसा संघट्ट होता या ऐसा संघट्ट होता तो उस कंडीशन पे निर्माण नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये है कि संघट्ट जब हम करते हैं तो संघट्ट हमारा जो होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इस प्रॉपर तरीके से सही रूप से संघट्ट को हम निर्माण करते हैं, प्रदर्शित करते हैं त्रिविम कारक के रूप में। अब त्रिविम कारक का मतलब क्या है, त्रिविम कारक कहां से शब्द आता है, तो बेसिकली ये आता है आपके समावयवता से, ये आता है बेसिकली ऑर्गेनिक से। जैसे ऐसे एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ऐसे समझो आप, जैसे कि मान लेते हैं एक स्थिति बना रहा हूं मैं आपको, हालांकि ये स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, आगे आएगी। ऐसे मान लेते हैं कि सी के साथ हमारा ए यहां पर कोई जुड़ा हुआ है, सी और ए ऐसा कोई युग्म है, और यहां पर हमारा जो बी माइनस है ये इसके साथ में जुड़ना चाहता है, सी के साथ जुड़ना चाहता है, सी के साथ जुड़ना चाहता है। अब देखो यहां पर क्या स्थिति है कि ए जो है वो सी का पीछा इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं, लेकिन हम बी को लाना चाहते हैं, हम बी को लाना चाहते हैं, तो अगर हम बी को सामने से लेके आएंगे तो फिर तो ए से टकरा जाएगा, ए से त्रिविम बाधा आ जाएगी, त्रिविम बाधा आ जाएगी। त्रिविम बाधा का मतलब क्या होता है, अणुओं का निकट आकर उन दोनों के बीच में क्या होना, प्रतिकर्षण होना, यानी कि दो कण हमारे पास में, दो यौगिक, दो अणु जब हमारे पास में आते हैं तो उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल भी होता है, और इस बाधा को हम लोग बोलते हैं त्रिविम बाधा। तो अगर ये सीधे आ रहा है तो इसका मतलब ये सीधे जब आएगा, किधर आएगा, सीधे आना किधर है, इसको सीधे आना है ए, सीधे जो आना है वो किसके पास आना है, वो सी के पास आना है, लेकिन सी के पास आने से पहले उसके पास में ए पहले आ जाएगा, ए सामने आ जाएगा, तो ए क्या करेगा, इस बी को प्रतिकर्षित करेगा, बी को प्रतिकर्षित करेगा तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए अब बी को आने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, और बी को किधर से जाना पड़ेगा, पीछे से जाना पड़ेगा। ऐसे मान के चलो जैसे कि अपन सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो जैसे कि अपन गए, बस में गए, ट्रेन में गए, तो बस और ट्रेन बिल्कुल पैक है, अपन क्या है, जगह ही नहीं मिली, अपन तो खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई उठे कोई उठे कोई उठे। तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि जैसे ही कोई इंसान उठता है और हमें उसकी जगह अगर कब्जा करनी है तो कैसे जगह कब्जा कर पाते हैं, तो वो कैसे करते हैं, जनरली बात करते हैं तो कैसे करते हैं, तुम लोगों ने भी किया है, हमने भी बहुत किया है। कैसे करते हैं अपन लोग कि जैसे ही वो सीट से थोड़ा सा उठता है ना तो अपन क्या करते हैं, एक हाथ रख देते हैं, थोड़ा सा एक हाथ रख दिया पीछे से, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर से बैठना स्टार्ट करो, और ऊपर बैठोगे तो उठ ही नहीं पाएगा बेचारा, तो क्या करते हैं, उसके विपरीत दिशा से जाते हैं। ठीक, अगर उधर उठ रहा है तो अपन पीछे शुरू हो जाते हैं, हाँ एक हाथ रखते हैं, फिर अपन थोड़ा सा वो और उठा, फिर दूसरा हाथ रखते हैं, फिर थोड़ा सा वो और उठा तो अपन तीसरा जो भी है वो रख लेते हैं, ठीक है, और बैठ जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, ऐसा तो नहीं होता कि सामने से आकर पहले उसका उठते, क्योंकि जैसे वो उठेगा हम इंतजार करते थे तो पता लगा दूसरा कोई कूद के आ जाएगा, तो यही होता ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि यहाँ पर आपको अपनी चीजें बदलनी पड़ेगी, यानी कि वहां पर यौगिक के निर्माण करने के लिए उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। तो ये जो विन्यास हुआ है या जो ये यहाँ पर इसको अटैक कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिविम कारक। क्या बोलते हैं इसको? त्रिविम कारक। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक टर्म, इसको बोलते हैं पी। पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये जो पी है वो पी ये है, ये जो पी है त्रिविम कारक वो ये रूप है, इसके मान को प्रदर्शित कर, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है जेड। अब जेड क्या होता है इसको समझ लो। देखो जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास में एक पात्र है, मैंने मान लेता हूं एक पात्र है, और इस पात्र में ए और बी, सी और डी आपस में संघट्ट कर रहे हैं।
ए और बी, सी और डी यानी कि यौगिक आपस में संगठ कर रहे हैं और संगठ करके एसी और बीडी का निर्माण कर रहे हैं। तो संगठ हो रहा है ना, अणुओं के मध्य में क्या हो रहा है, संगठ हो रहा है। तो उस संगठ की आवृत्ति, उस संगठ की आवृत्ति को भी देखा जाता है। अब आवृत्ति को कैसे देखते हैं, देखो यहां पर आवृत्ति देखते हैं प्रति, या इसको हम बोल सकते हैं इकाई आयतन, इसको बोल सकते हैं इकाई आयतन में, इकाई आयतन, इकाई आयतन समझ गया ना, आयतन कितना, 1 ml 1 लीटर कुछ भी ले लो, इकाई आयतन में प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड संघट्ट, संघट्ट, इकाई आयतन में प्रति सेकेंड संघट्ट की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। इकाई आयतन में प्रति सेकेंड, इकाई आयतन में प्रति सेकेंड जो संघट्ट होते हैं उसकी संख्या होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं। तो ये जो Z यहां पर लिखा हुआ है ना, ये Z भी यहां पर आता है। तो P इंटू Z का जो गुणनफल है वो हमारा A है, P इंटू Z का जो गुणनफल है वो हमारा A है। ये बात समझ में आ गई है, यहां तक समझ में आ गई बात, बोलो समझ में आ गया इतना। P का मतलब ऐसे समझ लो कि आप बस में सफर कर रहे हो और आपको सीट कब जानी है, तो सीट कब जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना एक विन्यास लेना पड़ेगा जिस विन्यास के द्वारा होगा। तो आपका विन्यास, आप जब सीट कब जाने जाओगे तो विन्यास आपका कैसा होगा, विपरीत दिशा से होगा। अगर सीधे सीधे अगर आप संगठित करोगे तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, यानी कि सीधे सीधे अगर एक बार अगर आप संगठित कर रहे हैं तो फिर उस जगह पर उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, उस जगह पर आपको सीट नहीं मिल पाएगी, यानी क्या करना पड़ेगा, आपको बैकफुट से जाना पड़ेगा। तो ये एक विन्यास होता है। अब बहुत बड़ी लंबी कहानी है इसमें विन्यास में अगर डी रूप, एल रूप, प्रकाशिक समावेयता, ये बड़े भारी भारी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको इस पर ज्यादा हिंट नहीं किया, मैंने इतना बताया कि आपको एक विन्यास यानी कि उस यौगिक का विन्यास भी देखना पड़ेगा और उस यौगिक पर किस प्रकार का संघट्ट हो रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, यानी कि दिशा के रूप, दिशा से उसको देखना पड़ेगा। कुछ मिलाकर ऐसे कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। अब समझ में आ गया होगा, कुछ हिंट समझ में आ गई, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, Z समझ में आ गया, Z। तो Z इंटू P, P इंटू Z, यही जो होगा क्या कहलाता है, A कहलाता है। ये सबसे पहली चीज तो आपको दिमाग में रखनी है, बहुत छोटी छोटी है। यस सर, स्टार्ट में नहीं आया, स्टार्ट में कौन सा, अब समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब अगली बात करने जा रहा हूं, अगली बात, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी एक और चीज यहां पर है, एक और चीज है, e की घात माइनस EA/RT क्या शो करता है, ये भी सुन लो। e की घात माइनस EA/RT जो है ये अणुओं के अंश, अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है, अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है, जिनकी ऊर्जा EA के बराबर या अधिक हो। सुन लो क्या कहा है मैंने, अणुओं के अंश को प्रदर्शित करता है जिनकी ऊर्जा EA के बराबर या उससे अधिक हो। इसका मतलब जिन अणुओं की ऊर्जा EA के बराबर है या उससे अधिक है, तो इसका मतलब वो ही उत्पाद का निर्माण करेंगे। उससे अगर कम ऊर्जा है, ये मतलब संकीर्ण ऊर्जा, अगर उससे कम है तो फिर वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। अब ये बात कहां से आ गई, ये चीज कहां से सोची गई होगी, इसके बारे में भी चलो कुछ बातें और बता देते हैं। देखो, एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल ने एक बात बोली कि बोले यार एक पात्र है, इस पात्र के अंदर अगर मैं कोई यौगिक भर देता हूं, कोई अणु भर देता हूं, तो क्या सभी अणुओं की ऊर्जा एक जैसी होगी?
क्या सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या एक जैसी होगी? नहीं होगी। सभी अणुओं की ऊर्जा एक जैसी नहीं होगी, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, मैं एक डेटा निकालता हूं, और वो डेटा उन्होंने निकाला गतिज ऊर्जा तथा अणुओं के अंश पर, और उन्होंने ये देखा कि किसकी ऊर्जा ज्यादा है, किसकी ऊर्जा कम है, और उसको उन्होंने कुछ ऐसे लिखा Ne डिवाइड बाई NT। मतलब E मतलब ऊर्जा, N मतलब NT, T का मतलब कुल अणु, N का मतलब अणुओं की संख्या। बहुत आसानी से समझना इस बात को, अणुओं की संख्या। तो N का मतलब हो गया अणुओं की संख्या, तो वो अणुओं की संख्या जो E ऊर्जा प्रदर्शित कर रहे हैं बटा कुल अणु, जितने अणु। तो इसमें एक क्या हो गया, एक अंश निकल गया, एक फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, फिर उन्होंने एक ग्राफ बनाया। देखो, इससे दो बातें उन्होंने साबित कर दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहां पर लिखा उन्होंने अणुओं का अंश, यहां पर लिख दिया उन्होंने अणुओं का अंश, और यहां लिखा उन्होंने गतिज ऊर्जा। मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एक होता है, शायद आपने पढ़ा होगा गैसीय नियम में इसको पढ़ाया जाता है, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हालांकि बहुत जगह उसको नहीं पढ़ाते, लेकिन वो होता है, और ये जेई का पोर्शन है। सबसे बड़ी बात है, जेई का पोर्शन है। नीट वगैरह में और बाकी वगैरह में इसका कम यूज होता है, स्कूल में तो सत्य कम यूज होता है। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर अंश, और बात करते हैं यहाँ पर गतिज ऊर्जा। तो ग्राफ जो उनको दिखा, वो ग्राफ कुछ ऐसे दिखा, वो ग्राफ कुछ ऐसे था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये देखा उन्होंने कि भाई एक प्रकार की गतिज ऊर्जा का प्रदर्शित करने वाले अणुओं की संख्या जो होती है वो अधिकतम होती है। यानी यहां पर अंश है, ये अंश है, ये गतिज ऊर्जा है। तो ये इस प्रकार की गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले अणुओं का जो अंश है वो ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे आगे की ओर जाओगे, जैसे जैसे आगे, यानी कि ज्यादा गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले अणुओं का अंश कम है, और ज्यादा प्रदर्शित करने वाले अणुओं का अंश कम है, और ज्यादा प्रदर्शित करने वाले अणुओं का अंश कम है। यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे गतिज ऊर्जा का मान तो बढ़ेगा, लेकिन वो गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले जो अंश है, अणुओं की जो संख्या है, भिन्नात्मक या जो भी आप ले सकते हो उस रूप में, अंश के रूप में, वो कम है। ये बात उन्होंने यहां पर बोली थी। ठीक है, ये जो अंश है, यही अंश है e की पावर माइनस EA/RT, यही तो है। अब इसको आगे की कहानी भी सुन लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहानी इसके साथ एक और आने वाली है। ये मान लेता हूं, सपोज दैट ये जो टेम्परेचर है, ये मान लेता हूं T डिग्री पर है। ये बात भी उन्होंने बता दी थी, T डिग्री टेम्परेचर पर है। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं सपोज दैट टेम्परेचर को 10 डिग्री और बढ़ा दूं, टेम्परेचर को 10 डिग्री और बढ़ा दूं, तो यहां पर मैं दो ग्राफ ले रहा हूं। देखो, एक ग्राफ तो मैं वही ले रहा हूं जो मैंने यहां बनाया है, ये वाला, और अब मैंने क्या कर दिया, 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिया, और 10 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा दिया। तो अब जो ग्राफ यहां पर आया, वो ग्राफ कुछ ऐसे था। अच्छा नहीं बना ये, रुक जाओ, कहां गया, किधर है, इधर चला गया। देखो, यहां पर जो आया वो थोड़ा सा आगे की ओर बनेगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है, ये है हमारा T, और ये है हमारा T+10। मतलब 10 डिग्री जैसे ही आपने बढ़ाया, वैसे ही आप देखो गतिज ऊर्जा का तो मान बढ़ गया। गतिज ऊर्जा का मान ये नहीं है बेटा, गतिज ऊर्जा का मान ये नहीं होता, गतिज ऊर्जा का मान ये, गतिज ऊर्जा इधर चल रही है, अंश इधर है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये गतिज ऊर्जा हो गई, ये है हमारा गतिज ऊर्जा, ये है हमारा अंश,
तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। देखो यहां पर, देखो यहां पर गतिज ऊर्जा ये अंश प्रदर्शित कर रहा था, यहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा ये अंश प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो अंश का मान क्या हो गया, कम हो गया। यानी उस ज्यादा गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले जो थे अधिकतम, अब जो गतिज ऊर्जा, यानी कि पहले से गतिज ऊर्जा बढ़ भी गई, पहली बात, और उस गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित, अधिकतम गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाले अंशों की संख्या घट भी गई। टेम्परेचर बढ़ाने से, ताप बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का मान बढ़ गया, और उस गतिज, अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो अधिकतम देखो ना, यहां पर भी अधिकतम, यहां भी अधिकतम, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा थी, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा थी जो कि अधिकतम अंशों के द्वारा प्रदर्शित की गई। यहां पर अधिकतम गतिज ऊर्जा, हालांकि गतिज ऊर्जा जर भी है, लेकिन अधिकतम गतिज ऊर्जा और अधिकतम अंश में देखो तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस ये है कि इससे ज्यादा इसकी गतिज ऊर्जा हो गई, इससे ज्यादा, यहां पर इसकी गतिज ऊर्जा ये थी, इसकी गतिज ऊर्जा ये हो गई। और दूसरी बात है, उस गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित वाले जो अंश है उनका मान कम हो गया। ये कब होता है शिवम कुमार बंद करो माइक। ये कब होता है, ये तब होता है जब उस जगह पर दर का मान बढ़ जाए, यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, अभिक्रिया की दर बढ़ जाए, ये तभी होता है। और अभिक्रिया की दर बढ़ गई तो इसका मतलब संघट्ट बढ़ गया, यानी कि जो सही तरीके का संघट्ट है वो बढ़ जाएगा, और वो बढ़ गया तो इसका मतलब अभिक्रिया तेजी से होगी और अंश कम हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि कितनी बढ़ जाएगी। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कितनी बढ़ जाती है, तो उसको देखो, आप उसको यहां पर देखो, यहां पर देखो दो ग्राफ दिख रहे हैं, एक ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, एक ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर है? एक चीज मुझे बताओ, ये ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम यहां पर क्षेत्रफल देखें तो किसका क्षेत्रफल ज्यादा दिख रहा है? अगर हम देखें तो क्षेत्रफल किसका ज्यादा दिख रहा है? तो आप देखो नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है वो ये दिख रहा है, और ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल है वो ये दिख रहा है। क्लियर? तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल नीचे वाले क्षेत्रफल में अंतर है। और मैं आपको बता दूं क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। ऊपर वाले का जो क्षेत्रफल होता है वो दुगुना होता है नीचे वाले क्षेत्रफल से। ये जो हमने बैरियर लिया हुआ है, ये बैरियर कौन सी है? ये हम ज्ञात कर रहे हैं जिनकी ऊर्जा EA से अधिक है। हम ज्ञात कर रहे हैं जिनकी ऊर्जा EA से अधिक है। मान लिया हमने यहां पर ऊर्जा कितनी है, E है, तो EA से अधिक है। जब EA से अधिक है तो दोनों ग्राफ को देखा तो नीचे वाला जो ग्राफ था उसका क्षेत्रफल कम था, ऊपर वाला जो ग्राफ है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। नीचे वाला ग्राफ क्षेत्रफल कम है तो अंश कम है, ऊपर वाला ग्राफ बड़ा है, यार ऊपर वाला क्षेत्रफल ज्यादा है, इसका मतलब अंश ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सुनिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से उस जगह पर उसके दर के मान में वृद्धि होती है, और जब क्षेत्रफल का गुणनफल देखते हैं वहां पर तो वह उसके दुगना होता है। यानी एक बात यहां से और दिमाग में आ गई है कि अगर कहीं भी किसी भी अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दो तो उस जगह पर जो दर होती है वो 2 गुना हो जाती है। इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। सब थ्योरी का पोर्शन है, टोटल थ्योरी है, लेकिन पता होना चाहिए। तो यही चीज यहां पर प्रदर्शित की गई। तो इसको कैसे इन्होंने लिखा? इन्होंने इसको दर के रूप में लिखा, दर बराबर, यहां पर इसको जब सारी चीजों को समझाया गया तो यही लास्ट में निकल के आया। क्या निकल के आया? P into Z, और ये जो अंश है इसी अंश को मैंने कहा क्या बोला, e की पावर माइनस EA/RT, वो जो कि इस संख्या यानी EA से अधिक मान को जो प्रदर्शित करते हैं उसका जो अंश यहां पर निकला है वो ये है। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो उस जगह पर उस अभिक्रिया का दर निकल के आ जाता है कि अभिक्रिया दर क्या चल रही है, और दर है तो फिर क्या हो गया, वो उसके नियतांक को प्रदर्शित करेगा। बोलो समझ में आ गया? इतना आया कि नहीं आया? कुछ आया? देखो आ गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। आप टर्मिनोलॉजी दिमाग में रखो, ये क्या होता है और कौन सी चीज कहां पर होती है और किससे आया, बस ठीक है, इतना दिमाग में रखो। तो चलो ये बात हमने आपको बता दी, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बता दिया,
टेम्परेचर बढ़ने पर दर दोगुना हो जाता है, ये बढ़ा दिया। अंश क्या होते हैं ये बता दिया, P क्या होता है ये बता दिया, और Z क्या होता है ये बता दिया। तो सारी कहानी हमने आपको बता दी है। तो अब इन्हीं चीजों को फिर से दोबारा पुनः उसी जगह पर चलते हैं जहां से अपन ने प्रारंभ किया था। तो ये सारी चीजें आपको समझा दी हैं। तो हमने स्टार्ट किया था यहां से, तो दोबारा हम उसी जगह पर फिर से आ रहे हैं। तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला आपके पास में कौन सा है? K इक्वल टू Z e की पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, तो फिर आ रहा हूं उसी फॉर्मूले पर, उसी चीज पर। तो फॉर्मूला हमारे पास में था K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT। तो ये रही आपके पास में चीजें। टेम्परेचर बढ़ाने से दर बढ़ जाता है, वो मैंने आपको बताया, और बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर दर बढ़ जाता है। तो आप समझ सकते हैं दर बढ़ेगा, यानी कि इसका मतलब सीधी सी बात है, दर बढ़ने का मतलब अभिक्रिया तेज हो रही है, और अभिक्रिया अगर तेज हो रही है तो इसका मतलब दर स्थिरांक उसका अधिक होगा। ठीक है, ये चीज हमने आपको बता दी। चलो अब हम बात करते हैं इसके अगले मुद्दे पर, और अगला मुद्दा देखो क्या है कि यदि ताप T1 व T2 हो, ताप जो है वो T1 व T2 है, दो टेम्परेचर ले रहा हूं, तथा दर स्थिरांक K1 व K2 है। तब चलो अब आगे की कहानी शुरू। आगे की कहानी क्या है? जब ताप T1 व T2 है तथा दर स्थिरांक K1 व K2 है तब। तो चलो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे T1 और K1 के लिए। तो पहला समीकरण K1 इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT1 ये ले लिया। K2 कर लिया यहां पर A e की पावर माइनस EA बाई RT2 ये ले लिया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब हम करते हैं काम समीकरण 1 बटा समीकरण 2, ये करते हैं। ठीक है, 1/2। तो यहां क्या करेंगे? K1 अपॉन K2 बराबर A e की पावर माइनस EA बाई RT डिवाइड बाई A e की पावर माइनस EA बाई T1 कर दो EA बाई RT2। A से कट गया। तो K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाई RT1। अब इसको ऊपर ले जाओ, प्लस EA बाई RT2। ये देखो यहां पर निकल के आ गया। ठीक है, K1 अपॉन K2 इक्वल टू E की पावर माइनस EA RT1 प्लस ऊपर लेके जाएंगे ना, घात ऊपर ले जाएंगे EA बाई RT2। आगे समझो, तो यहां पर आपके पास में K1 अपॉन K2 आ गया इज इक्वल टू E की पावर माइनस, देखो क्या चीजें यहां पर आई हैं, E की पावर माइनस EA कॉमन ले लो। यहां पर क्या था, ये देखो EA कॉमन ले लेंगे, EA बाई R कॉमन ले लो, EA बाई R कॉमन ले लो। तो EA बाई R कॉमन ले लेंगे तो 1 अपॉन यहां पर आ जाएगा EA बाई R कॉमन ले लें, तो EA बाई R कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब जब यहां समझ में आ गया तो अब एक काम ये करते हैं कि ये E हटा देते हैं, E हटाते हैं। E के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? E के हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा? log E लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? log E, या जिसको ln बोलते हैं। तो log E ले लो, यहां पर log E ले लो, यहां पर हो जाएगा K1 अपॉन K2। क्लियर? इज इक्वल टू, जैसे ही हम देखो log E की पावर x, एक चीज ध्यान रखना, आपको पता ही होगा, वैसे तो होशियार बच्चे हो आप लोग, E की पावर x तो क्या होता है? log E की पावर, बेस सेम हो जाएगा, जब सेम हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बेस सेम हो जाएगा तो ये अपने आप ही आ जाएगा उसके बराबर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? x हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नीचे आ गया। अब नीचे आ गया तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक के साथ आएगा ना, तो EA बाई R आ जाएगा। यहां पर हो गया ऋणात्मक, ये हो गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2।
ये रहा आपके पास में माइनस EA बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ लॉग बेस E है। अब इसका माइनस अगर हटाना चाहे तो एक काम कर सकते हैं, K2 ऊपर ले आओ, K1 नीचे ले आओ, इसको पलट दो, या माइनस आके K2 बाई K1 कर लो, बात एक ही है। तो ये माइनस हटाना है मुझे यहाँ से, अगर मैं इस माइनस को हटाना चाहता हूँ तो इसको ऊपर लिख लेता हूँ। तो log बेस E यहाँ पर हो गया K2 डिवाइड बाई K1 इज इक्वल टू यहाँ हो गया EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2, ये हो जाएगा। ठीक, अब log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करना आप अच्छी तरह जानते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.303 से करते हैं, तो यहां आ जाएगा 2.303, यहां हो जाएगा log बेस E, यहां हो जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू यहां हो जाएगा EA बाई R 1/T1 माइनस 1/T2, ये आ गया। ठीक है, यहां तक पहुंच गया आप लोग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, यहां तक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अपन ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस उसको हमने परिवर्तित कर दिया भाई, उसको हमने क्या कर दिया? हमने उसको परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा दशमलव बढ़ा लेते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर अब क्या मिलेगा आपके पास में? यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या मिलेगा यहाँ पर? हाँ, ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा हमारे पास में log बेस 10 K2/K1 इज इक्वल टू 2.303 नीचे आ जाएगा EA डिवाइड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ये रहा आपके पास में फॉर्मूला जिसका हमें प्रयोग करना है, कौन सा फॉर्मूला है? log K2/K1, log बेस 10 K2/K1, ठीक है, इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। दो दर स्थिरांक आपके पास में K2 K1 है, EA संकीर्ण ऊर्जा है, 2.33 बान है, R जानते हो T1 पहला ताप, T2 दूसरा ताप। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके पास में NCERT में न्यूमेरिकल भी है। समझ में आ रही बात? क्या किया? दो ताप ले लिए और दो दर स्थिरांक आपके सामने ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब चलो एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं इस पर, एक छोटा सा प्रश्न, या चलो मैं देख लेता हूं कि NCERT में आपके पास में या क्वेश्चन है कि नहीं है, एक मिनट चेक कर लेता हूं। ऐसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं, टेम्परेचर T1 लिया मैंने 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 ले लिया 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सुनना इस बात को, क्लियर है? EA का मान ज्ञात करना है, EA का मान ज्ञात करना है और लिखना है यदि क्वेश्चन में लिखा था यदि दर 2 गुना हो जाए, ये है प्रश्न। T1 का मान हमको दे रखा है, T2 का मान दे रखा है, EA का मान ज्ञात करना है, EA का मान ज्ञात करना है, और EA का मान ज्ञात करने के लिए EA का मान, क्या चक्कर है, EA का मान हमें ज्ञात करना है, और प्रश्न में क्या लिखा है? दर 2 गुना हो जाए, दर 2 गुना हो जाए, कि यदि दर 2 गुना हो जाए। दर 2 गुना होने का मतलब क्या है? दर 2 गुना होने का मतलब है दर स्थिरांक का 2 गुना होना। दर 2 गुना होने का मतलब है दर स्थिरांक का 2 गुना होना, यानी K2/K1 का मान 2 होना। बताया था ना, पूरी कहानी वहीं से चल रही थी कि दर बढ़ गया, दर बढ़ गया, तो मैंने कहा कि किसी अभिक्रिया का दर बढ़ने का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? उस अभिक्रिया का दर स्थिरांक बढ़ गया। तो K2/K1 का मान कितना हो गया? 2। तो ये तो हमारे पास में पहली चीज हो गई। T1 का मान 27 है, तो T1 का मान 27 है, तो इसको क्या कराएंगे? 273 से जरूर जोड़ लेना। तो 27 प्लस 273 अगर हम कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 केल्विन हो जाएगा। T2 का मान ले लो, T2 कितना हो गया? 127 प्लस 273, फिर जोड़ लेना, तो 100 और बढ़ा लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 400 केल्विन हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? log बेस 10 K2/K1, ये फॉर्मूला लगा लेंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर?
ई ए डिवाइड बाई हो जाएगा 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये लगा दिया अपन ने सूत्र। ठीक, अब ये सूत्र लगाया तो अब क्या मिलेगा यहाँ पर, देखो क्या होगा, बस वैल्यूज रखनी है। K2 अपॉन K1 का मान 2 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा log बेस 10 2 इज इक्वल टू EA का मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आप ये अब किस पे ज्ञात करना है, ऊर्जा पर निर्भर करता है, आप कैलोरी में ज्ञात करना चाह रहे हो या जूल में ज्ञात करना चाह रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या प्रश्न के अंदर दिया होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम 2.303 ले लेते हैं, 2.303 ले लेते हैं इनटू कैलोरी, कैलोरी में ले लेता हूँ, कैलोरी में 2 ले लिया, 1 अपॉन T1 डिवाइड माइनस 1 अपॉन T2। T1 कितना हो जाएगा हमारा 300 हो गया, माइनस 1 बटा कितना हो गया 400। ठीक, बस बस इसके आगे तो मैं कुछ करूंगा नहीं, उम्मीद ही मत करो इसके आगे मैं कुछ करूंगा, इसके आगे तुम्हें ही करना है। तो क्या करना है, ये का मान ज्ञात करना है, सो सिंपल, ये का मान ज्ञात करना है। आ जाएगा ना समझ में क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन भरे हुए हैं, पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पर सीधे सीधे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहां तक नहीं, फॉर्मूला समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अभी आगे और बताता हूं बात। ये तो मैंने बताया जब दो ताप है, अब इसमें से देखो दर स्थिरांक की बात भी समझा दी। हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए, हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपसे K1 का मान दिया हो, K2 का मान पूछ लिया हो, या हो सकता है एक टेम्परेचर T1 दे रखा हो, T2 पूछ सकता है। मतलब कहीं पर दो का लफड़ा हो तो ये फॉर्मूला है, यानी K1 K2 अगर दो है तो ये लगाना है, टेम्परेचर अगर T1 T2 है तो ये लगाना है। ठीक है, संकीर्ण ऊर्जा यहाँ पर क्या है, समान रहेगी, संकीर्ण ऊर्जा में बदलाव नहीं होता है। ठीक है, वो एक जगह होता है, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, उस पर दिमाग मत लगाइएगा। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई है, एक बात और बता देते हैं। चलो एक बात और क्या है उसको भी देख लेते हैं। हाँ, फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, उन सारी बातों को हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। ठीक है, लिख देते हैं दोनों पक्षों में लॉग बेस ई लेने पर, लॉग बेस ई लेने पर। मैंने सोचा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आज खत्म होगा, यानी कल का क्लास भी लगेगा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ना है अपने को। हाँ, तो यहां पर ले लो log k बेस e इज इक्वल टू, देखो यहां पर इसको ले लो, यहां क्या लोगे, log a बेस e, log बेस e, log a बेस e माइनस माइनस यहां होगा ई ए बाई आर टी। ये लिख लोगे ना, ये हो गया ना, समझ में आ गया। अरे भाई हमने क्या ले लिया, दोनों पक्षों में log बेस e ले लिया मैंने। अब log बेस e ले लिया दोनों पक्षों में, तो दोनों पक्षों में log बेस e ले लिया, तो log k बेस e बराबर log a बेस e माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक, ओके। अब हमने क्या किया, log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया, तो log बेस e जो है उसकी जगह हम कितना रखेंगे, 2.303 log बेस 10 रखेंगे, ये रखेंगे 2.303 log बेस 10 रख देंगे। तो रख दो बेटा यहाँ पर, तो 2.303 log बेस 10 के इज इक्वल टू 2.303 log a बेस e माइनस ई ए बाई आर टी, ये कर दिया। ठीक, अब 2.303 से सबको भाग दे दो, 2.303 से सबको भाग दे दो, सबको भाग दे दे। तो देखो जब भाग दे दोगे, यहां भाग दे दोगे, यहां भाग दे दोगे, यहां भाग दे दोगे, तो इसका मतलब 2.33 कट जाएगा। इसको मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log k बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस e माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 आर टी। देखो बच्चों, ये एक आपके पास में एक रूप निकल के आया है, ये देखो आप,
log k base 10 is equal to log a base e minus ea डिवाइड बाई 2.303 RT। ये भी एक रूप निकल के आ गया, काम का रूप है। तो log k base 10 is equal to log base e minus ea डिवाइड बाई 2.303 RT। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है, ताप दे दिया जाए, a का मान दे दिया जाए, k का मान दे दिया जाए, या कुछ एटम चीजें दे दी जाए, तो इस पर भी बात बन सकती है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास है, एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन है, वैल्यूज तो मुझे याद नहीं है, लगभग ऐसे कुछ है, ठीक है, मैं बना रहा हूं, हो सकता वो क्वेश्चन सेम भी हो सकता वो क्वेश्चन अलग भी हो। चलो मैं बना दे रहा हूं, एक मिनट ऐसे लिख दे रहा हूं, एक नया क्वेश्चन बना दे रहा हूं। log k base 10 इज इक्वल टू, यहां पर ले लिया अपन ने 10 माइनस 10 माइनस 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 2800। मैंने बनाया है क्वेश्चन, है ना, ढूंढने मत बैठ जाना। अबे यार क्या हो रहा है भाई, 2800 2800 के 28,000 कर लेते हैं, 28,000 डिवाइड बाई टी, ठीक है। ये चीज यहां पर क्वेश्चन के अंदर दी गई थी, 10 की घात 5 कर, 10 की घात 5 माइनस 2.28,000 बटा टी, ये लिखा गया है। पूछा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, देखो पूछा क्या गया है, पूछा गया है a का मान ज्ञात करो, पूछा गया है e a का मान ज्ञात करो, a का मान ज्ञात करो और e a का मान ज्ञात करो, ऐसा एक प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन करे तो करे कैसे इसको, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा, ये लाना पड़ेगा। अच्छा एक चीज यहां पर मिस्टेक हो गई है, एक मिनट, यहां पर 10 होना चाहिए, हाँ ठीक, तो ये लाना पड़ेगा अपने को, तो इसको ले चलते हैं उधर, उसको ले चले उधर, तो क्या होगा, उसको ले चल रहे हैं, हाँ यहां ले लेते, तो क्या होगा, log k base 10 इज इक्वल टू log a base 10, ठीक है, माइनस ea डिवाइड बाई 2.303 RT, ये ले लिया अपन ने, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक। अब दोनों में आपस में क्या करना है, अपन को संतुलित करना है, दोनों को आपस में क्या करो, एक दूसरे को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर कर दो तो कितना हो जाएगा, यहां पर कंपेयर कर दो तो यहां कितना हो जाएगा, कंपेयर कर दो तो यहां कितना हो जाएगा, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो पहला log a base 10 बराबर यहां कितना आ गया, 10, मतलब घात हटा दी मैंने, ठीक है, ये आ गया log a base 10 बराबर आ गया 10, आ गया, तो log a base 10 बराबर 10 आ गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा, जो यहां है इसको नीचे रखो, यहां है उसकी घात के ऊपर रख दो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये है और वो है, ये है, वो है, यानी इसका ये उसका वो के साथ वो है, या बेस में नीचे रखना है, जो इधर संख्या है उसको पावर में रख देना है, बात बन गई, ए निकल गया भैया, आपका निकल गया, ये पहला काम खत्म, ठीक है। क्वेश्चन जुगाड़ से बनाया मैंने ना, हाँ जुगाड़ से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है, तो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई फर्क नहीं, क्वेश्चन का तरीका समझना है वो कैसे करना है। हाँ अब अगली कहानी फिर कंपेयर करते हैं, यहां पर ये 28,000 बटा टी है, यहां पर ये डिवाइड बाई 2.33 RT है, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो ये मान एक दूसरे के बराबर कर दो, यानी कि यहां पर हो जाएगा EA डिवाइड बाई 2.303 RT बराबर 28,000 बटा टी से टी कट गया, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा EA, निकालना है मुझको, EA बराबर, ये गुणा कर दो, सामने सामने गुणा कर देंगे, या इसको 28,000
इंटू 2.303 इंटू आर। लो भैया हो गया हल। आर का मान डिपेंड करेगा, आर का मान डिपेंड करेगा किस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कैलोरी में निकालना चाहते हैं कैलोरी में निकाल लो, जूल में निकालना चाहते हो जूल में निकाल लो। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि ऑप्शन में क्या दिया है या दोनों गलत सही है। प्रश्न में लिखा होगा कि ये का मान कैलोरी में निकालो या किसी में निकालो। बोलो समझ में आ गया? कितना सरल सा प्रश्न था, कितना सरल सा प्रश्न था। तो करना क्या है, सिर्फ कंपेयर करना है, यानी कि यहां पर सिर्फ कंपेयर करना है, कंपेयर करके प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैंने सोचा था आज खत्म हो जाएगी लेकिन हुई नहीं, तो कल खत्म करेंगे अपन इसी बात को। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मुलाकात होती है कल।